Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. And आज हम इधर डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्या ISC सैंपल पेपर 2024 स्पेसिमेन पेपर के आपको फुल सॉल्यूशन इधर मिलेंगे। आप लोग उनको ढूंढ भी रहे होंगे एंड इजीली आपको इनके सॉल्यूशन मिल नहीं रहे होंगे, है ना। तो इनके सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन हर एक चीज डिटेल में बिल्कुल आपको समझाऊंगा एंड इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशंस का तो वो आपको मिल सकता है सिर्फ ओनली कहाँ, आप अगर मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अगर ये जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है आप अगर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। बिना किसी देरी के हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे शॉर्ट आंसर्स, सारे जो हमारे 1 to 10 शॉर्ट आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बिना किसी देरी के हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हम कंप्लीट क्या कर रहे हैं, हमारा सेक्शन नंबर ए, ठीक है ना। और सेक्शन नंबर ए में हम करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमारा क्या है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा क्या हुआ है हमारा, इन सब पार्ट 1 to 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड इन सब पार्ट्स 5th to 6th आंसर द क्वेश्चन है इंस्ट्रक्टेड। मतलब 1 to 4 हमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस मिलेंगे एंड हमारा जो 5th to 6th 5th to 10th क्वेश्चन है वहां हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे हमें उनके आंसर्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। 4 एमसीक्यूज आपसे 1 to 4 एमसीक्यूज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल क्या रहा है, ऑन द डेट ऑफ सोम्स एडमिशन एज अ पार्टनर इट इज डिसाइडेड दैट, मतलब एक सोम नाम के पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक है। और ये डिसाइड होता है कि फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 2,50,000 भी रिड्यूस्ड बाय 40%। मतलब हम एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और रिवैल्यूएशन किसका होता है, हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज का होता है। क्योंकि असेट एंड लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू क्यों करते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज को हम रिवैल्यू इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे जो पुराने पार्टनर थे उनके टाइम पे जो बैलेंस शीट में अमाउंट डला हुआ है वो पुराना डला हुआ है एंड इनमें कुछ बड़ा अमाउंट बड़ा भी होगा, कुछ अमाउंट कम भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा ये बुक वैल्यू इधर से चेंज होती है, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपने वो पढ़े हैं चैप्टर्स। अगर नहीं पढ़े हैं तो सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पर जाओ और वहां हर एक चीज प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डली हुई है, हर एक चैप्टर। वहां आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए गए हैं, वहां आपको हर एक चीज टॉपिक को डिटेल में समझाया भी गया है ना। तो वहां से आप अपने टॉपिक को क्लियर भी कर सकते हैं और अगर क्लियर है टॉपिक तो आपको इजीली समझ में आ ही जाएगा। फर्नीचर के कितने से रिड्यूस हो रहा है इधर 40% से एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000, वो भी रिड्यूस्ड टू 40% से रिड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द नेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, नेट डिक्रीज कितना है, मतलब डिक्रीज कितना है इधर, कितना अमाउंट से डिक्रीज हो रही है टोटल असेट्स। तो सबसे पहले अगर हम फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर हमारी 2,50,000 की है ना, फर्नीचर हमारी कितने की है 2,50,000 की और रिड्यूस कितने से बाय 40%। तो 2,50,000 का 40% हम निकालेंगे तो ये कितना होगा 1 लाख, ठीक है। फिर वहीं अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी में रिड्यूस्ड टू 40%, मतलब हमें तो इधर 2 और 22 से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें ये बताया नेट डिक्रीज कितना है, कितने अमाउंट से इधर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मशीनरी कितनी हमारी, मशीनरी हमारी 1,50,000, ठीक है। मशीनरी कितनी हमारी, मशीनरी हमारी 1,50,000, ठीक है। एंड इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 60,000। इधर बाय और 2 से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, बाय और 2 से मतलब इधर क्यों नहीं है, क्योंकि बाय का मतलब होता है कि जी 40% से कम हुई है एंड हमारा बी रिड्यूस टू 40%, ठीक है। रिड्यूस टू 40% मतलब 1,50,000 का 40% से रिड्यूस, तो 40% से रिड्यूस कितना हुआ 60,000 हुआ, ठीक है। आगे समझ में, तो इधर क्या है हमारा 1,60,000। तो अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 1,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारा अनीता बेनू एंड चित्रा डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म, सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अनीता बेनू चित्रा डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म, अनीता हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म। अनीता ने क्या किया है, अनीता बेनू एंड चित्रा डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म, अनीता हैड टेकन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम द फर्म। अनीता बेनू एंड चित्रा थे, वो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो लोग पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। अनीता ने कितना लिया था, लोन लिया था कितना 10,000 रुपीस का फ्रॉम द फर्म। व्हाट विल बी द एंट्री टू सेटल अनीताज लोन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो अनीता को हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, अनीता का लोन का सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबको पता है लोन में क्या होता है, जब हम
डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर में बात करते हैं, तो डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, तो जो हमारा पार्टनर का लोन रहता है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, ठीक है, तो फर्म के लिए तो वो असेट है, और जो भी हमारी असेट्स होती है उनको हम कहाँ डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। जो भी हमारी असेट्स होते हैं उनको तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं ना, एक साइड डेबिट एंड एक साइड क्रेडिट। जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है वो हम इधर लिखते हैं, जो भी हमारी असेट्स होती है वो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। और फिर वही हम क्या करते हैं, जब ये पूरी हो जाती है हमारी, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से जितनी भी पर्टिकुलर असेट्स हैं, असेट्स में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो इधर हमारा क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम असेट्स को डालते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट को हम असेट्स में डालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डालने के बाद उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट से हमारा जा रहा है, लोन अकाउंट में क्या हो रहा है, ये लोन अकाउंट में उसके लोन का पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब जो चीज अंदर आती है उसको हम डेबिट करते हैं सॉरी उसके अकाउंट में जा रही है, और रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमने डाली थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम इधर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को हम करेंगे इधर डेबिट। तो इधर डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट हम क्या कर देंगे, अनीतास के लोन अकाउंट को। इधर सेटलमेंट हो रहा है क्योंकि लोन का, ठीक है, तो अनीता के लोन अकाउंट है, जो लोन अकाउंट से हम क्या कर देंगे, उसको लोन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट अनीता लोन अकाउंट। तो इसकी एंट्री कुछ हमारी इस प्रकार होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पहले इसको मैं रफ कर दूं अगर एक बार, तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से सुनना, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो क्या है हमारी एंट्री, रियलाइजेशन, अगर हम एंट्री की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन अकाउंट। क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन अकाउंट। आ गया समझ में, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज लोन अकाउंट, ये क्या है, हमारी एक एंट्री है किसकी, अगर हमारा लोन का क्या करना पड़ता है, हमें लोन को क्या करना है, राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, सेटलमेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100, मतलब कंपनी ने 5000 के डिबेंचर इशू किए जिनका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% के डिस्काउंट को उन्होंने क्या किया, 5% के डिस्काउंट को इधर उन लोगों ने इशू किया, ठीक है। टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉस इट हैज टू यूज इट्स प्रॉफिट इन अ सर्टेन ऑर्डर। जो उनका क्या हुआ है, उनका जो कैपिटल लॉस हुआ है, उनको जो लॉस हुआ है वो पैसे को वो किस तरीके से, किस सीक्वेंस में यूज उन्हें करना चाहिए। तो हमें सबको पता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा इसका, तो चूज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द प्रॉफिट आर यूज्ड बाय द कंपनी टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉस। अगर हम बात करें इधर, तो जो हमारा पी क्या है, पी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्यू क्या है, कैपिटल रिजर्व है, आर क्या है, सिक्योरिटी रिजर्व। अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो सबसे पहले वो लॉस कंपनी कहां से राइट ऑफ करते हैं, कहां से सेटल करते हैं, सबसे पहले कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले लॉस को वहां से सेटल करते हैं। अगर कोई अमाउंट अभी भी लॉस का बचता है तो फिर वो उसको कहां से सेटल करते हैं, वो हमारे कैपिटल रिजर्व से, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कैपिटल रिजर्व से भी भरपाई नहीं होती है लॉस की, तो फिर वो कहां जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। तो पहले से हमारा सीक्वेंस लगा हुआ है। अगर हम कंपनी की बात करें, अगर कोई लॉस में जाते हैं तो सबसे पहले डिवेंचर हम किसके अगेंस्ट में राइट ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल के बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में पैसा डाला हुआ रहता है, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा है हमारा, हम उससे राइट ऑफ करते हैं। तब भी अगर लॉस कवर नहीं होता है तो फिर हम किससे करते हैं, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हम पूरा सेटलमेंट करते हैं। यही सीक्वेंस, और यही सीक्वेंस में हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस में है ये पी क्यू आर, तो आंसर भी क्या होगा हमारा, पी क्यू आर आंसर इधर हमारा होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर हमारा फोर्थ, द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू, मतलब कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, एक कैपिटल होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल, क्या बोलते हैं हम, ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं एंड नॉमिनल कैपिटल हम बोलते हैं, ठीक है। क्या, ऑथराइज्ड एंड नॉमिनल। तो ऑथराइज्ड एंड नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, जो कंपनी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जो कंपनी हमारी क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एमओए भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारी ऑथराइज करने के बाद कंपनी क्या करती है, वही कैपिटल को उसमें से कुछ बचा के अमाउंट क्या इशू कर देती है। मतलब कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 1,00,000 रुपए, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 रुपए, मतलब 10,000 शेयर्स हैं कंपनी के। मान लो एक सपोज अमाउंट हमने लिया कंपनी की 10,000, क्या है, 10,000 रुपए, 10,000 शेयर्स हैं इनके, ठीक है। तो इशू कंपनी ने 8,000 शेयर किए, ठीक है। 10,000 शेयर थे, कंपनी ने इशू किए 8,000 शेयर। तो इधर मत, इनके इशूड कैपिटल क्या है, पब्लिक के लिए इन्होंने इशू कर दिए। मार्केट में इन्होंने सिर्फ 8,000 शेयर ही लाए हैं पब्लिक को खरीदने के लिए, ठीक है। 2,000 इन्होंने बचा के रखे हुए हैं। और ये और डिटेल में समझना है तो आप मेरा कंपनी अकाउंट्स की वीडियो देख सकते हो। मैंने बड़े सिंपल से शेयर कैपिटल के लिए एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो में समझाया कि शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है, ठीक है। फिर इशूड के बाद क्या करते हैं, इशूड कैपिटल के बाद जो पब्लिक है, पब्लिक उनको क्या करती है, सब्सक्राइब करती है,
ठीक है, सब्सक्राइब करती है, ठीक है। तो अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब कैपिटल होती है जो पब्लिक जितनी पेमेंट कर देती है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल हम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है जिसमें पब्लिक क्या करती है? खरीद लेती है शेयर और उनका पेमेंट कर देती है पूरा, जितना हमारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनकी पेमेंट जितनी वो करते जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। मान लो किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे जिसकी पेमेंट अभी कितनी आई है? सिर्फ 30 रुपीज पेमेंट आई है, तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारी 30 रुपीज की होगी, ना कि बाकी की ये 70 रुपीज की, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये है हमारा द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर अलॉटेड ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब जितने शेयर्स उसको अलॉट हो चुके हैं उतने ही शेयर्स क्या होंगे? उसकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी, ठीक है। द कॉल्ड अप कैपिटल को तो हम वैसे भी सब्सक्राइब कैपिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है। द नॉमिनल वैल्यू मतलब ऑथराइज्ड वैल्यू, तो ये भी हमारी, ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर द पेड अप वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, हाँ ये हो सकता है द पेड अप वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अलॉटेड ऑन द डेट ऑन द बैलेंस शीट एंड द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट मतलब जो हमारा शेयर्स पे बैलेंस रहता है और अगर वो फॉरफिट हो गए हैं तो हम उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे क्या? नहीं, उस पे हमें पैसा ही रिसीव नहीं हुआ तो हम उसको सब्सक्राइब कैपिटल क्यों बोलेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जो क्लियर है, हमारा जितना भी हम अमाउंट पे कर देते हैं अलॉटेड शेयर्स पे उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल हमारी बोलते हैं। इसको मैं स्क्रीन को कर देता हूँ क्लियर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। देखो कोई भी टॉपिक को डिस्कस करना जरूरी है, अगर आपको क्लियरली वो टॉपिक नहीं आता है तो सबसे पहले आपको वो टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, और अगर टॉपिक के बारे में अगर आपको समझना है तो आप सिस्टमैटिक स्टडी एकेडमी के चैनल पर जाके इस पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? जिया, टिया एंड सिया एंड बाशिर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? 3, 3, 6 और 9, मतलब 3/9, 3/9, ठीक है, 2/9, 1/9, ये इनका क्या है? शेयरिंग रेशियो है। टिया रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, ये 4 पार्टनर्स थे, चारों पार्टनर में से टिया ने क्या किया? रिटायर हो गई, ठीक है। बाशिर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब बाशिर का जो शेयर था वही शेयर उसका रिमेनिंग है, कोई भी उसके शेयर में चेंज नहीं आया इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, ठीक है। जिया टेक्स ओवर 2/3, ये गलत मिसप्रिंट है इधर, ये क्या होगा हमारा? ये जो मिसप्रिंट है इधर 2/3 है, कितना है? 2/3 ऑफ टिया शेयर एंड द बैलेंस इज टेकन अप बाय सिया, मतलब जो जिया है, जिया ने दो, इधर रिटायर कौन हो रहा था? टिया। टिया का शेयर कितना है? टिया का शेयर है 3/9, ठीक है। इसका 2/3 किसने ले लिया? इसका 2/3 ले लिया है जिया ने, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ किसने ले लिया? सिया ने। तो जब 3/9 में से, सॉरी हाँ ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब ये 2/3 इसका पार्ट ले लिया है तो इसका मतलब 1/3 किसने ले लिया? 1/3 सिया ने ले लिया, क्योंकि 2/3 में से 1/3 ही तो बचा। अगर हम 2/3 में से देखें तो 1/3 ही तो बचा, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो 1/3, ठीक है। तो 1/3 पार्ट किसको मिल गया? सिया को मिल गया, एंड 2/3 पार्ट किसको मिल गया? जिया को मिल गया। तो सबसे पहले तो जो हमारे पार्टनर रिटायर हो रही है टिया, टिया का हम क्या निकालेंगे? टिया का हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, एंड गेन कौन कर रहा है? वो जिया कर रही है, क्योंकि इसका जो जिया का जो भी शेयर था, ठीक है, जिया का जो ओल्ड शेयर था उसका हम क्या निकालेंगे? जितना भी वो सैक्रिफाइस कर रही है। तो 2/3 शेयर मिल रहा है जिया को, ठीक है। गेनिंग रेशियो कितना है उसका? 2/3, तो 3/9 का हमने 2/3 निकाला तो वो कितना आ गया? 2/9 आ गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिया को, कितना? सिया को तो 1/3 पार्ट मिल रहा था, ठीक है ना। तो सिया को 3/9 का 1/3 मिल रहा है, तो वो कितना है? 1/9, ठीक है। फिर हम जिया का अगर कैलकुलेट करें तो 3/9 में से उसको कितना मिलेगा? ये सॉरी इधर माइनस लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा रहेगा? प्लस, ठीक है। 3/9 में 2/9 उसको मिल रहा है, तो 3/9 और 2/9 प्लस करेंगे तो इसका 5/9 हो जाएगा। वहीं हम सिया की बात करें तो सिया को 1/9 मिल रहा है, तो इसके शेयर में हम 1/9 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा? 3/9, और इनका न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा? 5:3:1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। इनका न्यू शेयर कितना है? 5:3:1। अगर नहीं आया समझ में, दोबारा से रिमाइंड करके सुनना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये समझने के लिए आपके टॉपिक्स क्लियर होना जरूरी है। फिर अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें, 6th क्वेश्चन में क्या है हमारा? असर्शन हमें दिया हुआ है, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल क्या है हमारी? गुडविल है हमारी फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है? नहीं, गुडविल का नेचर होता है हमारा इंटेंजिबल एसेट। क्या होती है? गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है। गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। एंड गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है हमारी? फिक्टिशियस एसेट्स होती है हमारी ऐसी एसेट जिनकी क्या होती है? रियलाइजेबल वैल्यू होती नहीं है, जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया? गुडविल क्या है हमारी? गुडविल एक इंटेंजिबल है। देखो एक बार मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, ठीक है। गुडविल हमारी क्या है? गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है क्या? नहीं, गुडविल इधर फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। गुडविल क्या होती है हमारी? गुडविल होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट। क्यों? देखो इंटेंजिबल एसेट होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है।
इंटेंजिबल एसेट होती है तो सबको पता है। इसको हम फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको फिक्टिशियस एसेट का सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए। फिक्टिशियस एसेट्स हमारी वो होती हैं जिनकी कोई भी क्या नहीं होती है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है एंड इसके साथ साथ इनकी कोई नॉट हैव रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती है। एक बार सुन लो, जो हमारे फिक्टिशियस एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। गुडविल भी हमारी इंटेंजिबल है, ठीक है, लेकिन दूसरी इधर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स की कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, मतलब हमें कोई भी रिटर्न उनसे नहीं मिलता है फिक्टिशियस एसेट से, ठीक है। लेकिन गुडविल से तो हमें मिलता है। अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो उसी से तो हम अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। तो गुडविल से तो हमें रियलाइज होती है वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब ये गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। वही गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, हाँ बिल्कुल गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? सही है। पहला गलत है एंड दूसरा सही है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, क्योंकि एक ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। और फिर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये भी गलत है। फिर क्या हमारा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, इसका मतलब असर्शन जो है ये तो गलत है लेकिन रीजन इसका सही है, तो इसका मतलब ये सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ सी पार्ट, ठीक है, 6 का सी पार्ट। आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको ये लिखना है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में तो आपको लर्न होना चाहिए। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस है ना, इन्हीं से रिलेटेबल आपके एग्जाम में भी पूछने वाले हैं। तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। फिर वहीं अगर हम बात करें हमारे 7th क्वेश्चन का, तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इन द बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 40,000। एक डिसोल्यूशन के टाइम पे एक बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है? 40,000, कंप्राइजिंग ऑफ इजीली मार्केटेबल आइटम्स, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड अ फ्यू मिसलेनियस अदर आइटम्स। These items were realized as easily marketable items, 70% of the total। अब देखो इधर है क्या? एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अब उसमें एक स्टॉक है, उसकी बैलेंस शीट में एक स्टॉक है कितने रुपए का? 40,000 रुपीज का। कितने रुपए का स्टॉक है? 40,000 रुपीज का, ठीक है। और 40,000 रुपीज का वो स्टॉक है, उसमें हमारी स्टॉक में इंक्लूडेड क्या है? इजीली मार्केटेबल आइटम्स हैं, ऑब्सोलीट आइटम्स एंड फ्यू मिसलेनियस अदर आइटम्स है, ठीक है ना। तो हमें एक स्टॉक की रियलाइजेबल ये जो हमें दिया है इनकी हमें रियलाइज वैल्यू पता करनी है। तो जैसा इंस्ट्रक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया है हम वैसे ही क्या कर लेंगे? इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इजीली मार्केटेबल आइटम 70% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, मतलब टोटल इन्वेंट्री हमारी कितनी है? टोटल इन्वेंट्री हमारी 40,000 की, ठीक है। तो जो मार्केटेबल आइटम्स है हमारे 70 मार्केटेबल आइटम्स है, ठीक है ना, इजीली मार्केटेबल है। तो कितने हैं? 70% है किसके? स्टॉक के टोटल इन्वेंट्री का 70% है इजीली मार्केटेबल आइटम। तो हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 40% हमारी इन्वेंट्री है, इसका 70% हमें निकालना है, तो 70% कितना निकला? 28,000, ठीक है। फिर अगर हम ऑब्सोलीट आइटम की बात करें तो ऑब्सोलीट आइटम कितने? 10% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेंट्री, मतलब ऑब्सोलीट आइटम है 10% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेंट्री। जो आंसर है ना आपके क्वेश्चन में ही बताया गया है। देखो अब ऑब्सोलीट आइटम है, इधर ऑब्सोलीट आइटम 10% ऑफ रिमेनिंग इन्वेंट्री, पहले था 40,000, ठीक है। 40,000 में से हमारा जो टोटल इन्वेंट्री का 70% हमने निकाला था, वो हम क्या कर देंगे? इधर से 28,000 माइनस कर देंगे। तो हमारी इन्वेंट्री रिमेनिंग कितनी बची? हमारी इन्वेंट्री बची रिमेनिंग 12,000। कितनी बची हुई है इधर? 12,000, ठीक है। तो 12,000 का हमें 10% निकालना है, तो 12,000 का 10% तो हमारा कितना निकल गया? 1200, ठीक है। फिर मिसलेनियस अदर आइटम इन द स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? 20% ऑफ देयर बुक वैल्यू, मतलब इसकी 20% बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 40,000 की इन्वेंट्री थी, उसमें से 28,000 रुपए आपने इजीली मार्केटेबल माइनस कर दो और 1200 जो आपके ये ऑब्सोलीट आइटम निकले हैं वो माइनस कर दो। तो आपके कितने निकला है? 10,800 बुक वैल्यू। क्या निकला है? 10,800 बुक वैल्यू। तो इसका आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 21,600। कितना आएगा? 21,600 नहीं, सॉरी 2160 आएगा। इधर ये गलत लिखा हुआ है, ये वाला एक जीरो आप इधर से हटा देना, इधर 2160 है। कितना है? 2160। फिर हमें इसका टोटल रियलाइजेशन फ्रॉम स्टॉक से हमें टोटल रियलाइजेशन कितना हुआ है हमें वो पता लगाना है। तो 28,000 की वो एंड इसके साथ साथ हमारा मिसलेनियस जो हम ऐड करना पड़ता है, इसको हम 2160 को हम ऐड करेंगे। अगर इसका रूल नहीं पता है तो मैंने समझाया हुआ है वहां पे डिटेल में, हम इसको पढ़ते हैं जब हमारे रेगुलर लेक्चर्स है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है एंड उसमें हम पढ़ते भी हैं अच्छे से। इधर मैं आपको पूरा रूल एंड रेगुलेशन टॉपिक तो अच्छे से समझा नहीं सकता हूँ। अगर आपको समझना है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके समझ सकते हैं। तो 28,000 प्लस 2160, तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 30,160। अगर जिसको ये टॉपिक आता है पहले से तो वेल एंड गुड, आप लोग अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हो ना, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से पता हुआ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत इजी है। एज अ रिजल्ट ऑफ द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर
2019 to 20 of non-creation of debenture redemption reserve by listed company। मतलब एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं 2019-20 में नॉन क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से रिलेटेड। एनबीएफसीज और एचएफसीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग कॉर्प्स जो एचएफसीज वगैरह हुए हमारी, ठीक है, द इन्वेस्टमेंट इन द डिवेंचर इश्यूज फ्रॉम दीज कंपनीज हैव बीन रिस्कियर। मतलब अब जो हमारी, देखो सबको पता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व किसको बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है हमारी अनलिस्टेड कंपनीज को, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी, ठीक है ना। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है अदर देन एनबीएफसी और एचएफसी, उनको क्या बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है अगर वो लिमिट को क्रॉस करते हैं, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए एग्जेम्पशन रहता है, लिस्टेड कंपनी को नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। सो जो हमारी एनबीएफसी और एचएफसी वगैरह इन्वेस्टमेंट इन द डिवेंचर इश्यूज फ्रॉम दीस कंपनी हैव बिकम, जब इन्हें डीआरआर नहीं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना है, तो इसमें क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रिस्कियर हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट रिस्कियर हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट रिस्कियर होने की वजह से क्या होगा, इधर इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, फूक फूक के कदम इधर रखेंगे। तो हमें सिंपल सा ये बताना है इन्वेस्टर्स पे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा। एडवर्स इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट, इंपैक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट, और एडवर्स का मतलब थोड़ा जोरों से, ठीक है। फिर तो क्या है हमारा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज एग्जेम्प्टेड टू क्रिएट लिस्टेड कंपनीज NBFC or HFC, so the investment in these companies become riskier. This impact to investor and investor choose to invest very wisely. Investor क्या करेगा, इनको wisely क्या करेगा, सबको देख परख के फिर इनको चूज करेगा, ठीक है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इससे भी इजी है। गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड अ फर्म्स बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कितनी है, कंपनी की बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी बैलेंस शीट कैन बी प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ओनली। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है हमारी, हम एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डालते हैं। वही अगर हम फर्म की बैलेंस शीट की बात करें तो फर्म की बैलेंस शीट कैसी होती है, फर्म बैलेंस शीट कैन बी प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म एज वेल एज वर्टिकल फॉर्म। को कोई भी लायबल नहीं रहता है, उनके कोई भी फोर्स इनफोर्सेबल नहीं रहते हैं वो, कि उन्हें एक ही फॉर्मेट में क्या करना है पार्टनरशिप में, कि जो फॉर्मेट बताया गया उसी फॉर्मेट में उन्हें बैलेंस शीट बनाना पड़ती है। ऐसा उनको कोई इन्फोर्सेबल नहीं है, कोई उन्हें पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से कैसी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी को क्या इन्फोर्सेबल होती है बाय लॉ, ठीक है। जैसा लॉ में बोला हुआ वैसा ही उन्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो मैट्रिक्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैट्रिक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी रिडीम इट्स 7010% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज। डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड डिवेंचर टू बी रिडीम, मतलब ये है डेट ऑफ रिडेम्पशन एंड डिवेंचर टू बी रिडीम, ठीक है। ये क्या है हमारी 18 डेट्स पे क्या कर रहे थे, रिडीम कर रहे थे, ठीक है। हाउ मच विल द कंपनी ट्रांसफर फ्रॉम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व ऑन 31 मार्च 2023। हमें ये बताना है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में कितना परसेंटेज अमाउंट ट्रांसफर इन्हें करना है, ठीक है ना। सो इधर हमारा अमाउंट दिया कितना, कहां तक बताना है, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 हमारा इधर है, इधर हमने 3000 रुपीज इधर किए हैं, 2000 रुपीज इधर किए हैं, ठीक है। तो हम टोटल बात करें तो ये कितना हुआ हमारा 5000 रुपीज, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2022 कितना 2 लाख रुपीज ये हुए हमारे, 3000 into 100 3 लाख ये हुए हमारे। टोटल हमारी रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 5 लाख रिडीम किए, तो 5 लाख रिडीम का 25% हमें डालना पड़ता है किसमें, 25% हमें डालना पड़ता है जनरल रिजर्व में, ठीक है। सो जनरल रिजर्व में हमें 1,25,000 अमाउंट डालना इधर पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, इसी के साथ हमारे शॉर्ट आंसर्स होते हैं। फिनिश क्वेश्चन नंबर 2 से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले पार्ट में। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो देखो, इनको सॉल्यूशन करने में मेहनत लगी है, ठीक है ना। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट वगैरह करना, और कोई भी जो चीज आपको अच्छी लगी हो तो उसके बारे में बताना है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी हो उसके बारे में भी आप फीडबैक हमें देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही क्या मिलते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर और कोई हेल्प आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे वो भी व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो वीडियो पसंद आई हो, इसी के साथ साथ हम करते हैं हमारे इस लेक्चर को साइन ऑफ। सो माय सेल्फ शरद साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।